कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। इस कहानी पर आप लोगों के कमेंट देखकर मेरा मन खुश हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद कहानी को इतना सारा प्यार देने के लिए और कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भरने के लिए। उम्मीद करती हूँ कहानी के आगे आने वाले भाग आपको और भी ज़्यादा पसंद आएंगे, क्योंकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी। बहुत दिन से चैनल एकदम डाउन हो गया था। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो आप लोगों ने भर भर कर दिया है। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्राणा मेंशन पंखुड़ी एक बार फिर से तैयार हुई और इस बार उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, साथ में भारी ज्वेलरी के साथ साथ ही हाथों पर लगी हुई लाल मेहंदी और भरी भरी चूड़ियाँ पहनने की वजह से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो नीचे आकर सीधा सृष्टि के पास आई, जो सोफे पर बैठी रागिनी से कुछ डिस्कस कर रही थी। आज पंखुड़ी का करवा चौथ का पहला व्रत था, तो वो लोग घर पर ही करवा चौथ के व्रत की पूजा करवा रहे थे। हालांकि पूजा तो हर साल होती थी, लेकिन इस बार आसपास की औरतों को और कुछ रिश्तेदारों को भी बुलाया गया था। शाम को सब लोग एक साथ चांद को देखकर अपना व्रत खोलने वाले थे। पंखुड़ी को देखते ही सृष्टि मुस्कुराई और अपनी जगह से उठकर उसके पास आई। उसने पंखुड़ी की बलैयाँ लेते हुए उसकी नज़र उतारी और बोली, अगर प्रांस यहाँ पर होता तो तुम्हें देखकर पक्का फ्लैट हो जाता। वो तुम्हारी भर भर कर तारीफ करता। मुझे तो लगता है आज वो शायर ही बन जाता तुम्हारे इस रूप को देखकर। पंखुड़ी मुँह बनाते हुए बोली, रहने दीजिए ना सासू माँ, मुझे देखकर मेरी तारीफ करना तो दूर, वो मुझे एक नज़र ढंग से देखते भी नहीं हैं। बस एक ही दिन था जब उन्होंने मुझे ढंग से देखा भी था और मुझे वो कहकर बुलाया था। उसकी बात पर रागिनी और सृष्टि दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर रागिनी भी पंखुड़ी के पास आई और बोली, क्या कहकर बुलाया था? पंखुड़ी मुस्कुराकर बोली, रोज पीटल। उन्होंने उस दिन मुझे रोज पीटल कहकर बुलाया था और पता है उस दिन उन्होंने मुझे किस भी किया था, पर शायद उस दिन वो नशे में थे, इसलिए ऐसी बातें भी कर रहे थे और प्यार भी कर रहे थे। लेकिन ऐसे तो शायद मैं उन्हें कोई कांटा लगती हूँ। प्यार करना तो दूर, मुझे हाथ तक नहीं लगाते। सृष्टि और रागिनी मुँह दबाए हंस रही थी और पंखुड़ी की बात सुन रही थी। पंखुड़ी को उनकी हंसी नज़र नहीं आई, क्योंकि वो तो अपने नींबू को याद करने में बिजी थी। तभी सृष्टि के दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन फिलहाल उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा तो व्रत है, लेकिन प्रांस तो ब्रेकफास्ट नहीं करके गया है। हाँ, सुबह सरगी के वक्त उसने खाया था, पर इतना ज़्यादा भी नहीं खाया था। तुम एक काम करो, तुम उसके लिए आज लंच लेकर जाओ। पंखुड़ी जल्दी से बोली, ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। अगर मैं उनके लिए खाना लेकर गई तो वो आज फिर से वो टिफ़िन खाने का किसी प्यून को दे देंगे और मुझे दो चार सुनाकर वापस भेज देंगे। उसकी बात पर सृष्टि हैरानी से बोली, क्या उस दिन जब तुम खाना लेकर प्रांस के ऑफिस गई थी तो उसने खाना किसी प्यून को दे दिया था? पंखुड़ी ने मासूमियत से अपना चेहरा हाँ में हिलाया। रागिनी हंसी और बोली, मानना पड़ेगा, वैसे तुम्हारे बेटे को भूखा रह जाएगा, लेकिन एटीट्यूड कम नहीं होने देगा। सृष्टि ने गुस्से से रागिनी की तरफ देखा और बोली, चुप रह तू, मुझे कुछ सोचने दे। ये बोलते हुए वो अपना दिमाग लड़ा रही थी। रात के लिए तो उसको प्लान मिल गया था, लेकिन दिन में वो पंखुड़ी और प्रांस को थोड़े वक्त के लिए अकेले में छोड़ना चाहती थी, तो सोच रही थी कि अब वो क्या प्लान बनाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से बोली, छोड़ो तुम अपने नींबू को, अपने पति को। तुम एक काम करो, तुम मेरे पति के पास जाओ। उसकी बात पर पंखुड़ी और रागिनी दोनों ने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया। सृष्टि जल्दी से बोली, अरे वैसे नहीं, मैं बोल रही हूँ, मेरा मतलब है वो क्या है ना, डिस्ट्रॉयर एक फ़ाइल घर पर भूल गए, तो तुम बस एक छोटा सा काम करो, वो फ़ाइल जाकर डिस्ट्रॉयर को दे आओ। वो फ़ाइल उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस इतना सा काम है, करोगी ना? उसकी बात सुनकर पंखुड़ी सोच में पड़ गई। वो मना कर सकती थी, लेकिन ऑफिस जाने के बहाने उसे प्राण से मिलने को मिलेगा, ये सोचकर उसने अपना सर हाँ में हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रांस इस वक्त मीटिंग हॉल में था और मीटिंग हॉल में इसके अलावा और बहुत सारे लोग थे, जिनमें से कुछ लड़के भी थे और कुछ लड़कियां भी थी। वो सब मुंबई के नामी गिरामी बिजनेसमैन थे। मीटिंग पिछले 1 घंटे से चल रही थी, तो अब 5 मिनट का ब्रेक हुआ था
और उस ब्रेक में सबको पानी सर्व किया जाने लगा। सबके सामने पानी की बोतल रखी गई तो सब पानी पीने लगे, लेकिन फ्रांस ने पानी नहीं पिया। फ्रांस को देखते हुए वहां बैठी एक लड़की अक्षिता जिंदल फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, क्या बात है मिस्टर राणा, आप पानी नहीं पिएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आपने अपनी वाइफ के लिए व्रत रखा है? आपकी नई नई शादी हुई है तो सुना है नई नई शादियों में लड़के अपनी बीवियों को पैम्पर करने के लिए ऐसा करते हैं। उसकी बात सुनते हुए फ्रांस के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। वो तुरंत बोला, अगर रखा भी है तो इससे आपका क्या लेना देना मिस अक्षिता जिंदल? दुनिया में बहुत सारे लड़कों ने आज व्रत रखा होगा, तो सबके बारे में जानने का ठेका लिया है क्या आपने? अगर ऐसा है तो इतना सब करने के बाद आपको बिजनेस के लिए टाइम कैसे मिल जाता है? और उफ्स, टाइम नहीं मिलता तभी तो फ्लॉप होती जा रही हैं आप, है ना? उसकी बात पर अक्षिता जिंदल का मुंह छोटा सा हो गया। सब लोग हंसने लगे थे और सबको हंसते हुए देखकर अक्षिता का चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। वो फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, आपको नहीं लगता मिस्टर राणा आपने लिमिट क्रॉस कर दी? फ्रांस व्यंग से मुस्कुराकर बोला, शुरुआत किसने की थी? ये प्रोफेशनल मीटिंग है, इसमें पर्सनल होकर लिमिट क्रॉस करने की शुरुआत किसने की थी? ये बोलते हुए अब उसकी आवाज़ गहरी हो गई थी तो अक्षिता अब और भी ज़्यादा इंसल्टेड फील करने लगी। वो किसी तरह अपना गुस्सा शांत करते हुए बोली, मैं तो जस्ट नॉर्मली एक फ्रेंड। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोला, फ्रेंड नहीं है आप मेरी और बनने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं इंसान को औकात दिखाने में वक्त नहीं लगाता। और रही बात इस मीटिंग की तो अब मेरा मूड नहीं है इसे कंटिन्यू करने का। एक्सक्यूज़ मी। ये बोलकर वो अपनी जगह से उठा और अगले ही पल सामने दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर आने लगा, अचानक से वो किसी से जोरों से टकराया और वो कोई और नहीं खुद पंखुड़ी थी, जिसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा हुआ था और अपने हाथों को मसल रही थी। उसे वो टक्कर होने की वजह से ऐसा जोरों से दर्द हो रहा था जैसे वो किसी खंभे से टकराई हो। वो गुस्से से बोली, दिखाई नहीं देता क्या? ये बोलते हुए उसकी आंखें बंद थी, वरना खुली होती तो उसकी जुबान खुलती ही नहीं। वहीं फ्रांस उसे तिरछी नज़रों से देख रहा था। वो गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज़ सुनकर अब पंखुड़ी ने झट से अपनी आंखें खोली। फ्रांस को अपने सामने देखकर वो एकदम से सहम गई थी। वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही फ्रांस ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। फ्रांस पंखुड़ी का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए अपने केबिन की तरफ लेकर आ रहा था। पंखुड़ी के हाथों में पहनी हुई कांच की चूड़ियाँ एक बार फिर से फ्रांस के हाथ के दबाव की वजह से टूटती जा रही थी और उसके हाथ से फिर से खून बहने लगा था। लेकिन फ्रांस को तो जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। वो उसे अपने केबिन में लेकर आया और एक झटके में उसे छोड़ते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मना किया था ना मैंने उस दिन तुम्हें कि मेरे लिए कोई टिफ़िन मत लेकर आना। तुम्हें समझ में नहीं आई थी क्या मेरी बात? कहीं ऐसा तो नहीं कि टिफ़िन के बहाने तुम मेरे करीब आना चाहती हो और मेरे करीब आकर मुझे अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाना चाहती हो? उसकी बात पर पंखुड़ी हैरान रह गई। उसका ऐसा तो कोई इरादा भी नहीं था। वो तो यहाँ पर प्रलय को फाइल देने आई थी और वो फाइल अभी भी उसके हाथ में ही थी। फ्रांस गुस्से से बोला, अगर तुम्हारे ऐसे इरादे हैं ना तो भूल जाओ पंखुड़ी ग्रोवर, तुम्हारे ये इरादे कभी भी पूरे नहीं होंगे। बार बार ये ऑफिस आना बंद करो। ये मेरे काम की जगह है, मेरा कोई रूम नहीं है। ये मेरा पर्सनल स्पेस नहीं जहाँ तुम ज़बरदस्ती घुस जाओगी। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी बस उसकी तरफ देखती रह गई। उसने अपनी कलाई को ऊपर की तरफ किया और फिर अपनी टूटी हुई चूड़ियों की तरफ देखने लगी। उसकी कलाई की तरफ देखते हुए फ्रांस की भी आंखें बड़ी हो गई थी। खून की बूंदें उसकी कलाई से निकलती हुई साफ दिखाई दे रही थी। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको मेरी चूड़ियों से प्रॉब्लम है क्या? आज सुबह भी आपने मेरी चूड़ियां तोड़ दी और अब भी। माना आपको मेरी चूड़ियों की खनक पसंद नहीं, लेकिन अब तो मैं आपके सामने इन्हें खनका भी नहीं रही थी, तो अब आपने इन्हें क्यों तोड़ा? और रही बात ऑफिस आने की, तो मैं यहाँ आपके लिए नहीं आई हूँ। उसकी बात सुनकर फ्रांस की आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो गुस्से से बोला, क्या क्या कहा तुमने? तुम यहाँ पर मेरे लिए नहीं आई हो? ओह रियली? तो और किसके लिए आई हो? और कोई भी है क्या यहाँ पर तुम्हारा? कहीं रीचा ने किसी से तुम्हारी कोई फ्रेंडशिप तो नहीं करवा दी जो मेरे ऑफिस में काम करता हो? पंखुड़ी गुस्से से बोली,
अब आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और ऋचा की बात बीच में कहाँ से आ गई? मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं ऋचा से बात नहीं करूँगी, तो भला ऋचा से कहने के किसी और से बात क्या ही करूँगी? प्रांस गुस्से से बोला। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? पंखुड़ी कुछ बोलने को हुई, लेकिन प्रांस उससे पहले ही गुस्से से बोला, वाट एवर, तुम यहाँ पर कुछ भी करने आई हो, आई डोंट केयर। बस इतना याद रखो कि आइंदा अगर तुम मुझे इस ऑफिस में नज़र भी आई ना, तो अब तो सिर्फ तुम्हारी चूड़ियाँ टूटी है, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ने में भी वक्त नहीं लगाऊंगा। जब मुझे नहीं पसंद तुम्हारा ऑफिस आना, तो बार बार यहाँ आकर मेरा दिमाग मत खराब करो। बेशक से तुम यहाँ पर रहना शुरू कर दो, लेकिन फिर भी मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। समझ में आई तुम्हारी बात? पंखुड़ी की आंखों में नमी तैर गई। वो अब चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। प्रांश उसे गुस्से से देख रहा था। उसका यूं बिना जवाब दिए जाना भी उसे अखर रहा था। उसकी नज़रें पंखुड़ी पर और भी ज़्यादा गहरी हो गई थी। पंखुड़ी ने दरवाजे पर अपना हाथ रखा और पलटकर प्रांश की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है आप ना बहुत बुरे हैं। प्रांश गुस्से से बोला, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, जाकर कोई अच्छा वाला ढूंढ लो, बहुत मिल जाएंगे दुनिया में तुम्हें तुम्हारे जैसे। पंखुड़ी ने अपना नाक सिकोड़ा और मुंह बनाते हुए बोली, नहीं ढूंढूंगी, मुझे आपके जैसा कोई नहीं चाहिए, आप हो ना, बस इतना ही काफ़ी है, कोई नहीं झेल पाऊंगी। और रही बात ऑफिस में आने की, तो ये वाली फाइल देने आई थी मैं आपके डैड और अपने ससुर जी को, वो भी सासू माँ ने भेजा था, मैं खुद से नहीं आई। उसकी बात पर प्रांस ने अब उसके हाथ में पकड़ी हुई फाइल की तरफ देखा। उसे देखते ही वो पहचान गया था कि वो फाइल उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो प्रलय राणा के लिए तो ज़रूरी थी ही, लेकिन उससे ज़्यादा प्रांस के लिए ज़रूरी थी। कुछ ही देर में उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें उसे वो फाइल चाहिए थी। वो तुरंत बोला, ये फाइल मुझे दो। पंखुड़ी गुस्से से बोली, नहीं दूंगी, और अब तो मैं ये फाइल ससुर जी को भी नहीं दूंगी, जाकर वापस सासू माँ को दूंगी और उन्हें कहूँगी कि आप ना बहुत बुरे हो, आप बात भी नहीं सुनते, बस चूड़ियाँ तोड़नी आती है। कहा था मैंने कि मेरा व्रत है आज, आज के दिन मेरी चूड़ियाँ मत तोड़िए, लेकिन फिर भी आपको तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, और अब तो आप मुझे ऑफिस में बुलाएंगे ना, तब भी मैं नहीं आऊँगी। ये बोलकर उसने अब थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया। प्रांस का दिल इस वक्त ज़ोरों से धक धक कर रहा था और वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि अब उसकी धड़कनें एकदम से तेज़ क्यों हो गईं। पंखुड़ी ने एक बार फिर से पलटकर उसकी तरफ देखा और थोड़ा सा मुँह बनाते हुए बोली, और हाँ, आखिरी बात तो मैं भूल ही गई, एक तो भुलक्कड़ हूँ मैं, ऊपर से जितना दिमाग मेरा है उतना तो आपने ख़राब कर रखा है, और कहाँ से लाऊं? प्रांस तुरंत बोला, जो बात कहनी थी वो कहो। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, नहीं कहूँगी। प्रांस गुस्से से बोला, तो जाओ यहाँ से, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? पंखुड़ी और भी ज़्यादा गुस्से से बोली, नहीं जाऊँगी। प्रांस भी एकदम गुस्से से गरजते हुए बोला, तुम मेरे सामने जुबान चला रही हो? पंखुड़ी रोते हुए बोली, वही तो प्रॉब्लम है, आपके सामने जुबान भी नहीं चला सकती, आप चलाने कहाँ देते हैं? मेरी मम्मा ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरी जितनी भी ख्वाहिशें हैं वो सारी मेरा पति पूरा करेगा, लेकिन आप तो बस मुझे डांटते रहते हैं। प्रांस एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, नहीं कर पा रहा हूँ ना मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पूरी, तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? वापस चली जाओ ना ग्रोवर मेंशन। जैसे ही उसने ग्रोवर मेंशन कहा, पंखुड़ी ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, हाँ याद आया मुझे, आपसे क्या कहना था? मुझे ये कहना था कि पंखुड़ी ग्रोवर नहीं हूँ, अब मैं पंखुड़ी प्रांस राणा हूँ। हाँ नहीं तो, और अब जा रही हूँ मैं, अब बुलाएंगे तो भी नहीं आऊँगी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगी। प्रांस उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसके मुँह से अपना नाम इस तरह से सुनना उसके लिए बहुत अलग था, क्योंकि पंखुड़ी कभी भी उसका नाम नहीं लेती थी। पंखुड़ी केबिन से बाहर निकल गई और प्रांस ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। अगले ही पल उसे वो फाइल याद आई जो पंखुड़ी के हाथ में थी। पंखुड़ी कहीं उस फाइल को इधर उधर ना कर दे, तो वो जल्दी से अपनी केबिन से बाहर निकला और लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तब तक पंखुड़ी लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी। प्रांस ने अपने कदम अब और भी ज़्यादा तेज कर दिए। प्रांस को खुद पर ही गुस्सा आया कि वो पंखुड़ी से फालतू की बातें कर रहा था। उसे पंखुड़ी से वो बोलना चाहिए था कि वो फाइल उसके लिए ज़रूरी है और वो फाइल वो प्रांस को दे दे, लेकिन जो चीज़ उसे पंखुड़ी से कहनी थी वो तो उसने कहा नहीं और इधर उधर की बातें हजार कर ली। वो अब सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आया ताकि पंखुड़ी को जल्दी से रोक सके।
वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी लिफ्ट में बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। उसने प्रांस के सामने तो कैसे भी खुद को संभाल लिया था, लेकिन अब प्रांस की बातें याद करके उसे रोना आ रहा था। प्रांस हमेशा से यही बोलता था कि वो उसे छोड़कर चली जाए, जैसे उसके लिए तो ये शादी कुछ है ही नहीं। पर हाँ, अगर कुछ होती तो वो उससे इतनी लड़ाई क्यों करता। रोते रोते उसका दम घुटने लगा था। उसकी नाक ब्लॉक हो चुकी थी। रोने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो बाहर की तरफ आई। एक तो उसने व्रत रखा था तो उसकी हालत वैसे ही सही नहीं थी, और रोने की वजह से अब उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छा गया। अचानक उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और नीचे गिरने को हुई, लेकिन तभी प्रांस ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। उसे गिरते हुए देख उसका दिल एक पल के लिए धड़कना छोड़ गया था। उसकी इंटेंस नज़रें पंखुड़ी पर थी, जो उसकी बाहों में झूल रही थी और उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसे यूं देखकर प्रांस को सच में उसकी फिक्र हो रही थी। उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठाया और उसे अंदर की तरफ लेकर गया। पंखुड़ी ने अब अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए थे। प्रांस गुस्से से बोला, जब व्रत नहीं रखा जाता तो रखती क्यों हो। पंखुड़ी उसे जवाब देने की हालत में ही नहीं थी, तो बोलती ही क्या। प्रांस उसे लेकर रेस्ट रूम में आया और उसे सोफे पर लेटाकर तुरंत सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर उसके पास लेकर आया। उसने पंखुड़ी के सामने वो पानी का गिलास किया तो पंखुड़ी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। प्रांस उसे देखते हुए बोला, चुपचाप ये पानी पियो। पंखुड़ी धीरे से बोली, मैं नहीं पी सकती, मेरा मेरा व्रत है, मुझे पानी नहीं पीना। प्रांस गुस्से से बोला, व्रत गया भाड़ में, तुम ये पानी पियो, वरना इधर उधर गिरती फिरोगी और हर जगह तुम्हें मैं संभालने के लिए नहीं आऊँगा। पंखुड़ी ने एक बार फिर से रोना शुरू कर दिया। उसे रोते हुए देख प्रांस गुस्से से बोला, देखो आखिरी बार समझा रहा हूँ तुम्हें, एक तो ये रोना बंद करो, मुझे रोना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी अपनी जगह से उठी और उसके बिल्कुल करीब होकर बोली, अगर इतना ही फ़र्क पड़ता है आपको तो सुबह सरगी खाने के वक्त वो सब नहीं करते आप। मेरा पहला व्रत है ये आपके लिए, इसे तो मैं किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगी, बेशक से फिर मेरी जान क्यों ना चली जाए। उम्मीद है जो सुबह किया आपने वो मेरे साथ रात को नहीं करेंगे और आप आएंगे, और अगर नहीं भी आएंगे ना तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं पानी की एक बूंद भी नहीं पीऊँगी, फिर बेशक से चाहे गिरूं या मर ही जाऊं। उसकी बात सुनकर प्रांस उसकी तरफ देखता ही रह गया। वो तुरंत बोला, अगर मर भी जाओगी तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पंखुड़ी उसकी बात पर मुस्कुराई और बोली, अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो अब मेरे पीछे पीछे क्यों आए थे, मुझे गिरने से क्यों बचाया। प्रांस धीरे से हंसा और बोला, उस फाइल के लिए। ये बोलते हुए उसने सामने टेबल पर रखी हुई फाइल की तरफ इशारा किया जो पंखुड़ी के हाथ में थी, लेकिन जब प्रांस ने उसे अपनी गोद में उठाया तो वो फाइल उसके हाथ में आ गई। उसने उसे साइड टेबल पर रख दिया था। पंखुड़ी ने उस फाइल की तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझसे ज़्यादा किस्मत अच्छी तो इस फाइल की है ना, कम से कम आपको इसकी फ़िक्र तो है। खैर आपको तो पता नहीं, लेकिन मुझे रात को आपका इंतज़ार रहेगा और आपके आने या ना आने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने आंसू साफ करते हुए वहाँ से चली गई। प्रांस ने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ कस ली। वो अपने दांत पीसते हुए बोला, मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं आऊँ और तुम्हें पता चले कि हाँ मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। बट ऐसा नहीं होगा, मुझे तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं है। नहीं पानी पीना तो मत पियो, ये व्रत रखने के लिए मैंने तुम्हें नहीं कहा है। अगर रखा है तो खुद को संभालो, मैंने ठेका नहीं लिया तुम्हें संभालने का। ये बोलकर उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ पानी का गिलास जोर से नीचे ज़मीन पर फेंका और तुरंत वहाँ से अपने केबिन में चला गया। वहीं पंखुड़ी अपने सिर पर अपना हाथ रखे वापस नीचे आई और आकर गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी राणा मेंशन की तरफ बढ़ा दी थी। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन सृष्टि फ़ोन पर प्रलय से बात कर रही थी। उसने प्रलय से पूछा कि क्या पंखुड़ी वहाँ पर आई थी, तो उसने प्रलय को फाइल दी। तो प्रलय ने सब बताया कि पंखुड़ी और प्रांस के बीच एक बार फिर से वही हुआ जो हमेशा से होता आया है। उन दोनों की बहस हुई और फिर पंखुड़ी रोते हुए ऑफिस से चली गई। सृष्टि गुस्से से बोली, मेरा तो मन करता है आपके इस बेटे की अच्छे से पिटाई कर दूं मैं। प्रलय भी तुरंत बोला, अच्छा पहले तो ये बेटा तुम्हारा था और अब अचानक से मेरा हो गया। सिर्फ मेरा नहीं है, ये तुम्हारा भी है।
सृष्टि गुस्से से बोली, लेकिन इसका ये एटीट्यूड तो मुझ पर नहीं गया ना। अगर ये मुझ पर जाता तो पंखुड़ी को बड़ा प्यार से रखता, उसके नखरे उठाता, सारा दिन उसे प्यार करता। पर ये तो आप पर ही गया है, जो सारा दिन मुंह बनाकर घूमता रहता है जैसे आप घूमते थे। प्रलय व्यंग से हंसा और बोला, तुम ये बात कर रही हो यूनिवर्स? जरा याद करो उस वक्त को जब मुझे तुमसे प्यार हुआ था और कितने पापड़ बेले थे मैंने तुम्हारे प्यार के लिए। दीवाना बनकर घुमा करता था तुम्हारा और तुम भाव खाती रहती थी। अब तुम्हारा बेटा तुम पर गया है, वो भी तुम्हारी तरह भाव खा रहा है। पर जब तुम्हारे भाव नहीं टिके तो तुम्हारे बेटे के भाव क्या ही टिकेंगे। और तुम्हें सच बताऊं, मुझे लगता है कि प्रांस के दिल में पंखुड़ी के लिए कुछ तो है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। सृष्टि उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, करेगा, आज वो अपने दिल की बातें भी जाहिर करेगा। प्रलय जल्दी से बोला, लेकिन कैसे? सृष्टि मुस्कुराते हुए ही बोली, वो बस आप मुझ पर छोड़ दीजिए, प्लानिंग पूरी कर रखी है, बस अब आप देखते जाइए आज रात होता क्या है। ये बोलते हुए उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी। तभी उसे बाहर से गाड़ी का हॉर्न बजने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट किया और बाहर की तरफ गई ताकि पंखुड़ी को संभाल सके। प्रलय ने उसे बता दिया था कि पंखुड़ी बेहोश होने वाली थी, हालांकि प्रांस ने उसे संभाल लिया था, लेकिन सृष्टि जानती थी कि उसके खट्टे नींबू ने पंखुड़ी को कैसे ही संभाला होगा। जैसे ही पंखुड़ी गाड़ी से निकली, सृष्टि जो दरवाजे पर खड़ी थी उसकी तरफ देखने लगी। पंखुड़ी का चेहरा उतरा हुआ था। सृष्टि जल्दी से उसके पास आई। वो कुछ बोलती उससे पहले पंखुड़ी बोली, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ सासू माँ, क्या मैं अपने रूम में जाऊँ? सृष्टि तुरंत बोली, हाँ तुम चली जाना, लेकिन इसके आगे वो कुछ कहती उससे पहले ही पंखुड़ी आगे की तरफ बढ़ गई। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो जो आधी रात को भी किचन में जाकर चोरी चोरी खाना खाती थी, अगर उसे पहली बार इतना सख्त व्रत रहने के लिए कहा जाएगा तो उसकी ये हालत होना नॉर्मल ही थी। और ऊपर से सरगी ना खाने की वजह से तो उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। वो मुश्किल से सीढ़ियाँ चढ़ी और अपने कमरे में आ गई। सृष्टि ने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। वो पंखुड़ी को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी ताकि उसके सिर पर थोड़ा मसाज दे सके, लेकिन पंखुड़ी ने उसकी बात सुनी नहीं। पर वो समझ सकती थी कि पंखुड़ी की इस वक्त क्या हालत होगी। वो जल्दी से कुसुम जी के पास गई ताकि उनसे पूछ सके कि क्या वो खुद पंखुड़ी का व्रत खुलवा दे, क्योंकि सृष्टि से सच में पंखुड़ी की हालत देखी नहीं जा रही थी। कुसुम जी से बात करने के बाद अब सृष्टि किचन में आई और उसने एक गिलास दूध गर्म किया और फिर साथ में कुछ फल फ्रूट भी रखे। वो ट्रे लेकर पंखुड़ी के कमरे में आई और आकर हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन पंखुड़ी को दरवाज़ा नॉक होने का पता ही नहीं चला। वो गहरी नींद में जा चुकी थी। सृष्टि खुद से अंदर आई और आकर बेड पर बिल्कुल उसकी बगल में बैठी। उसने पंखुड़ी के सिर पर अपना हाथ रखा तो पंखुड़ी ने तुरंत अपनी आंखें खोली और हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। वो जल्दी से बोली, क्या हुआ सासू माँ? सृष्टि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए ये दूध और फ्रूट। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी थी। वो जल्दी से बोली, लेकिन मैं ये सब कैसे खा सकती हूँ सासू माँ, मेरा तो व्रत है ना। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तुम्हारा व्रत है, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए तुम रहने दो। तुम अगले साल ये व्रत कर लेना, आज इस व्रत को यहीं पर छोड़ दो। पंखुड़ी जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं सासू माँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं ये व्रत बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। सृष्टि जल्दी से बोली, लेकिन बेटा तुम्हारी हालत सच में सही नहीं है। अगर तुम्हारी हालत ठीक होती, तुम्हारी तबीयत ठीक होती तो मैं तुम्हें ये व्रत रखने से नहीं रोकती, लेकिन तुम खुद देखो ना, तुम्हारा चेहरा कितना उतर गया है, एक ही दिन में कितनी कमजोरी आ गई है। पंखुड़ी अचानक से रोने लगी। उसे रोते हुए देख सृष्टि हैरानी से बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हें बुरा लगा क्या? मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, वो तो मैं बस। पंखुड़ी रोते हुए बोली, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे खाए बिना नहीं रहा जा सकता। इसका मतलब ये तो नहीं ना सासू माँ कि मैं ये व्रत नहीं करूँगी। ये व्रत तो हर पत्नी अपने पति के लिए करती है ना, तो फिर मैं क्यों नहीं? अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपना व्रत तोड़ दो तो क्या आप अपना व्रत तोड़ देंगी? आप ससुर जी से प्यार करती हैं ना, ये व्रत कभी नहीं तोड़ेंगी ना, तो आप मुझे क्यों बोल रही हैं? उसकी बात पर सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई।
वो मुस्कुराई और बोली, अच्छा बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कुछ नहीं कहूँगी तुम्हें। तुम ये व्रत रखो, अच्छे से रखो। बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी पंखुड़ी। पंखुड़ी रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ सासू माँ, लेकिन आप भी तो समझिए ना, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं ये व्रत नहीं तोड़ सकती। उसकी बात पर अब सृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने पंखुड़ी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसके माथे को बड़ी ही शिद्दत से चूम लिया। अगर वो दिया ढूंढकर भी प्रांस के लिए कोई लड़की ढूंढती तो उसे पंखुड़ी से बेहतर कोई मिल ही नहीं सकता था। पंखुड़ी उसके प्रांस के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। इतना प्यार वो भी उसके प्रांस से कोई कैसे ही कर सकता है, जो सामने से प्यार नहीं बस गुस्सा दिखाता हो। उसके चेहरे पर अब और भी ज़्यादा लंबी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई और पंखुड़ी वापस बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों के सामने प्रांस का चेहरा घूम रहा था और वो बस यही सोचे जा रही थी कि आज वो उसका व्रत खुलवाएगा या नहीं, रात के वक्त घर पर सही वक्त से आएगा या नहीं, कहीं वो पूरी रात भूखी तो नहीं रह जाएगी। वो खुद से ही बोली, बेशक से मैं पूरी रात भूखी क्यों ना रह जाऊं, लेकिन मैं आपके बिना ये व्रत नहीं खोलूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और वापस अपनी आंखें बंद कर ली। जहाँ एक तरफ पंखुड़ी प्रांस के बारे में सोच रही थी कि वो उसका व्रत खुलवाने आएगा या नहीं, वहीं दूसरी तरफ कोई और भी था जो इस वक्त टेंशन में नहीं बल्कि गुस्से में था। परीक्षा किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और सामने जो शख्स था वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। वो तुरंत बोला, तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो कपकेक। उसकी बात सुनकर परीक्षा ने मुंह बनाया और बोली, मैं गुस्से में आपको क्यूट लग रही हूँ ना, लेकिन आज रात आप मेरा व्रत खुलवाने के लिए राणा मेंशन नहीं आए ना मिस्टर जिंदल, तो मैं सच बता रही हूँ मेरे इसी गुस्से से आपको नफरत हो जाएगी। सामने फ़ोन पर तनिष्क जिंदल था। तनिष्क मुस्कुराया और परीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, मैं आ जाऊँगा कपकेक, तुम इतनी टेंशन मत लो, मैं तो बहुत पहले राणा मेंशन आ जाता, लेकिन तुमने मुझे रोका हुआ है। परीक्षा जल्दी से बोली, मैं वैसे आपको नहीं बुला रही हूँ, जैसे आप आना चाहते हैं। आपके आने के बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए मिस्टर जिंदल, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तनिष्क जल्दी से बोला, अच्छा ये कैसी बात हुई भला, तुम मुझे राणा मेंशन में बुलाना चाहती हो, लेकिन वैसे नहीं जैसे मैं आना चाहता हूँ। पर सॉरी कपकेक, जैसे तुम मुझे बुलाना चाहती हो वैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता। चोरों वाले काम तनिष्क जिंदल को नहीं आते। वो सामने से अपनी बात कहना और अपनी बात मनवाना दोनों जानता है। उसकी बात पर परीक्षा जल्दी से बोली, लेकिन मॉम डैड अगर नहीं माने तो कहीं ऐसा ना हो मैं आपसे बात भी ना कर पाऊँ। तनिष्क मुस्कुरा कर बोला, क्यों, ऐसा क्यों लगता है तुम्हें कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं मानेंगे? क्या वो मुझे पसंद नहीं करेंगे? इतना खराब हूँ मैं? ये बोलते हुए उसने अपने होठों को हल्का सा अपने दांतों में दबाया और अपनी आईब्रो उठाई तो परीक्षा बस उसकी तरफ देखती रह गई। वो मुस्कुराई और बोली, मैं अब आपको क्या ही बताऊं मिस्टर जिंदल कि आप क्या हैं, लेकिन मेरा दिल डरता है। तनिष्क हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डरने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें कपकेक, मैं हूं ना, डोंट वरी, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें नहीं डांटेंगे और ना ही वो इस रिश्ते से मना करेंगे। तनिष्क जिंदल हूँ मैं, कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं जो उन्हें अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं आएगा। और एक बात बताऊँ, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे मॉम डैड को नहीं पता होगा कि तुम मुझसे बात करती हो। मिस्टर राणा का बहुत नाम सुना है मैंने, और प्रांस राणा को तो सुना है और भी ज़्यादा खतरनाक है, जो दुश्मनों पर इतनी नज़र रखता है। क्या वो अपने घर पर नज़र नहीं रखता होगा? उसे हम दोनों के बारे में पता होगा। तुम डरना छोड़ो और सोचो कि आज रात मैं तो तुम्हारा व्रत पानी से खुलवाऊंगा, लेकिन तुम मेरा मुंह मीठा कैसे करोगे? उसकी बात पर परीक्षा की आंखें बड़ी हो गई। वो खुद मरे जा रही थी तनिष्क को प्यार करने के लिए, लेकिन वो बस यही चाहती थी कि उन दोनों के बीच अगर एक किस भी हो तो वो शादी के बाद। पता नहीं क्यों शादी से पहले कुछ ऐसा वैसा सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। और तनिष्क ने भी उसकी बात की पूरी रिस्पेक्ट रखी थी। बेशक से परीक्षा कितनी ही बार इंडिया क्यों नहीं आई हो, लेकिन हर बार जब भी वो दोनों मिलते थे उन दोनों के बीच सिर्फ एक हग होती, या फिर तनिष्क अपना प्यार जताने के लिए उसके माथे को चूम लेता। इसके अलावा उन दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ था। धीरे धीरे रात घर आने लगी और राणा मेंशन अब और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने लगा।
बाहर जगमगाती हुई लाइट चमक रही थी और तरह तरह की डेकोरेशन से गार्डन एरिया हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सृष्टि बाहर की तरफ आ चुकी थी और सारे मेहमानों का वेलकम कर रही थी। कुसुम जी और रागिनी भी उनके साथ ही थी और पंखुड़ी आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। एक ब्यूटिशियन उसका मेकअप कर रही थी। इस वक्त पंखुड़ी ने एक रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था जिस पर बहुत ही खूबसूरत वर्क किया गया था। एक तो वो वैसे ही बहुत खूबसूरत थी और ऊपर से उसका गोरा बदन, जिसकी वजह से वो लहंगा उस पर और भी ज़्यादा जच रहा था। वो ब्यूटिशियन जो उसे तैयार कर रही थी वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे तो मेकअप से लोगों की खूबसूरती बढ़ जाती है, लेकिन आपको देखकर बस इतना ही कहना चाहूँगी, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपके चेहरे पर नहीं बल्कि आपने मेरे दिए श्रृंगार पर जादू किया है। उसकी बात पर पंखुड़ी मुस्कुराई। वो ब्यूटिशियन जल्दी से बोली, आपको नज़र ना लगे मेरी, लेकिन आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। गॉड ब्लेस यू। अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई और पंखुड़ी अब खुद को आईने में देखने लगी। वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक सवाल था। सवाल ये कि क्या प्रांस भी उसकी तारीफ करेगा। हाँ, माना वो फिसलने वालों में से नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरती के आगे थोड़ा फिसलना तो बनता ही है ना। वो अभी खुद को अच्छी तरह से देख रही थी कि दरवाज़ा नॉक हुआ। पंखुड़ी ने पलटकर पीछे की तरफ देखा जहाँ परीक्षा खड़ी थी। परीक्षा उसकी तरफ देखते हुए बोली, बाहर सब लोग आपको बुला रहे हैं, मेहमान आ चुके हैं और पूजा की तैयारी भी हो गई है। पंखुड़ी ने अपना सिर हिलाया और अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ आई। आते ही उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी। वो प्रांस को ढूंढ रही थी, लेकिन प्रांस उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था। तभी सृष्टि ने उसके पास आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, प्रांस को ढूंढ रही हो ना। उसके सवाल पर पंखुड़ी एकदम से चौंक गई। सृष्टि ने अब मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों से काजल का टीका लेकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोली, कहीं नज़र ना लग जाए तुम्हें। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में चाँद आने से पहले चाँद राणा मेंशन में उतर गया। पंखुड़ी उसकी बात पर मुस्कुराई और उसने शर्माते हुए अपनी नज़रें झुका ली। वहीं परीक्षा जो उनके साथ ही खड़ी थी, उसकी नज़रें भी इधर उधर घूम रही थी। वो अपने मिस्टर जिंदल को ढूंढ रही थी, जो उसे सामने से ही अंदर आता हुआ नजर आया और उसके साथ ही उसकी बहन रीवा जिंदल भी थी। जिंदल इंडस्ट्रीज और राणा इंडस्ट्रीज के बिजनेस रिलेशन थे, तो उन्हें भी आज इनवाइट किया गया था। अगर उन्हें नहीं भी इनवाइट किया जाता तो भी आज तनिष्क राणा मेंशन ज़रूर आता अपनी कपकेक के लिए और प्रलय राणा से अपनी कपकेक का हाथ मांगने के लिए। परीक्षा ने अपने सीने पर अपना हाथ रख लिया था। हद से ज़्यादा खूबसूरत तो वो लग रही थी, लेकिन उसकी नज़रें तनिष्क से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था, लेकिन अंदर वाइट शर्ट थी। शर्ट के बटन ऊपर से कुछ खुले हुए थे, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट बाहर की तरफ से दिखाई दे रही थी। वो उभरा हुआ चौड़ा सीना सच में परीक्षा के गले को और भी सुखाने लगा था। उसने पहले ही सुबह से पानी की एक बूंद नहीं पी थी और अब तो उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। पंखुड़ी सृष्टि को लेकर पूजा के लिए जाने लगी। तभी पंखुड़ी की नज़र मिसेस ग्रोवर पर गई, जिन्हें सृष्टि ने स्पेशली इनवाइट किया था ताकि उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए। मिसेस ग्रोवर पंखुड़ी के पास आई तो पंखुड़ी झट से उनके सीने से लग गई। मिसेस ग्रोवर ने भी उसकी नज़र उतारी। सबको खुद की नज़र यूं उतारते हुए देख पंखुड़ी को सच में बहुत अच्छा लग रहा था और अब तो उसे पूरी ही उम्मीद हो गई थी कि प्रांस भी उसकी पक्का तारीफ करेगा। आज तो वो उसके मुंह से एक बार फिर से हॉस्पिटल सुनकर ही रहेगी। अपनी मॉम और अपनी सिस्टर से मिलने के बाद पंखुड़ी सबके साथ पूजा वाली जगह की तरफ आई और फिर पूजा शुरू हो गई। आसमान में चाँद भी निकलने को हो चुका था, बस पूजा खत्म होने का इंतज़ार था। बार बार सब लेडीज़ की नज़रें अपने अपने हस्बैंड पर जा रही थी और पंखुड़ी की नज़र दरवाजे की तरफ, जहाँ से अभी तक प्रांस नहीं आया था। पूजा खत्म हुई और सब औरतें अपना अपना व्रत खुलवाने के लिए अपने अपने पति के साथ चाँद की पूजा करने लगी, जो अब आसमान में चमक रहा था। सृष्टि का मन तो नहीं कर रहा था पंखुड़ी को ऐसे छोड़ने का, लेकिन उसे प्रलय का व्रत भी खुलवाना था, इसलिए वो भी प्रलय के साथ दूसरी तरफ चली गई।
तभी आश्रय, जो कब से इधर उधर घूम रहा था, वो पंखुड़ी के पास आया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बात है, आपका वाला अभी आया नहीं क्या? वैसे आपके पास एक ऑफर है भाभी, मैं भी तो उनका भाई हूँ, आप मुझे देखकर भी व्रत तोड़ सकती हैं ना। ये बोलते हुए उसने पंखुड़ी के कंधे पर अपनी कोहनी रख दी और उस पर हल्का सा झुक गया। पंखुड़ी को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आश्रय को क्या कहे, इसलिए वो धीमे से बोली, ऐसा ऐसा नहीं होता है देवर जी। आश्रय ने उसकी पूजा की थाल में से छलनी उठाई और उसे अपने चेहरे की तरफ करते हुए बोला, ऐसे क्यों नहीं होता है? ये देखिए मेरा खूबसूरत सा चेहरा, इसे देखकर आप कह सकती हैं क्या कि ये किसी चाँद से कम है? ये बोलते हुए वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन कोई और था जो गुस्से से कांप रहा था, और वो कोई और नहीं, प्रांस राणा था, जिसकी गुस्से में मुट्ठियाँ कसी हुई थी। पता नहीं कैसे खुद को मनाकर वो राणा मेंसर आया था ताकि पंखुड़ी का व्रत तुड़वा सके, लेकिन यहाँ आकर तो अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। उसकी बीवी तो उसके बिना ही व्रत तोड़ चुकी है। जहाँ एक तरफ प्रांस गुस्से से दांत पीस रहा था, वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी आश्रय की बातों पर हंस रही थी, और उसे हंसते हुए देख आश्रय भी मुस्कुरा रहा था। वो कब से पंखुड़ी की तरफ देख रहा था। पंखुड़ी एकदम मायूस लग रही थी, जैसे उसके चेहरे पर कोई रौनक ना हो, वो बिल्कुल भी खुश ना हो, और उससे पंखुड़ी को ऐसा देखा नहीं गया, इसलिए वो उसे हंसाने के लिए ही आया था। लेकिन उन दोनों को हंसते हुए देखकर प्रांस पूरी तरह से गुस्से से जल उठा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस ली थी और वो तुरंत वहां से बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी आश्रय की नज़र उस पर गई और वो जोरों से चिल्लाते हुए बोला, है बिग ब्रो, आप आ गए। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने भी जल्दी से प्रांस की तरफ देखा। अपने सामने प्रांस को देखकर वो बता नहीं सकती थी कि इस वक्त उसे कितनी खुशी हो रही थी। उसका चेहरा एकदम खिल गया। उसे तो लग रहा था कि प्रांस नहीं आएगा, लेकिन प्रांस आया है तो इसका मतलब उसका व्रत भी ज़रूर खुलवाएगा। उसका चेहरा खिला हुआ देखकर आश्रय ने उसके कंधे पर अपना कंधा जोर से मारा और बोला, क्या बात है, इतनी देर से आपका चेहरा उतरा उतरा था, लेकिन जैसे ही आपने मेरे भाई को देखा, आपका चेहरा तो किसी फूल की तरह खिल गया। आश्रय की बात सुनकर पंखुड़ी को प्रांस का उसे रोज पिटल कहना याद आया। अब उसकी मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। जैसे जैसे उन दोनों की मुस्कुराहट बढ़ रही थी, वैसे वैसे प्रांस का गुस्सा भी ज़्यादा तेज होता जा रहा था। वो अपनी भारी भारी कदमों से पंखुड़ी के सामने आकर खड़ा हुआ। आश्रय जल्दी से बोला, अब मैं जाता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे एक रोमांटिक कपल के बीच में कबाब की हड्डी नहीं बनना। क्या पता आप दोनों का मूड बन जाए तो आप दोनों यहीं पर एक दूसरे को किस करने लगे। उसकी बात सुनकर प्रांस गुस्से से बोला, बात करने की तमीज़ भूल गए हो क्या तुम? उसकी बात सुनकर आश्रय मुँह बनाते हुए बोला, कभी तो ये खड़ूसपना बाहर छोड़कर आया करो ना भाई, जब देखो ऐसे गुस्से में घूमते रहते हो। अगर ऐसे गुस्से में रहोगे ना तो भाभी छोड़कर चली जाएंगी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही पंखुड़ी अपना सिरनामे हिलाकर बोली, नहीं नहीं सुनिए, आप अब देवर जी की बात पर यकीन मत करना, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप गुस्सा कर सकते हैं। उसकी बात पर प्रांस उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। आश्रय अपना माथा पीटते हुए बोला, आपका तो हो गया कल्याण भाभी, ये जो मेरा खड़ूस भाई है ना, उसको छोड़कर देखना, आप एक दिन मायके तो ज़रूर जाएंगे। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। ये बिना सोचे समझे कि उसने तो यूं ही मजाक मजाक में ये बात कह दी, लेकिन शायद किस्मत ने ये बात दोनों कानों पर जोर देते हुए सुनी थी। प्रांस गुस्से से पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, जाओ जाकर खाना खा लो। पंखुड़ी तुरंत बोली, ऐसे कैसे खाना खा लूँ? जब तक आप मेरा व्रत नहीं खुलवाएंगे तब तक मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? प्रांस व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मेरा व्रत खुलवाने का अब क्या ही मतलब बनता है? व्रत तो तुम्हारा खुल चुका है ना, तो जाओ जाकर खाना खा लो, एंजॉय करो। पंखुड़ी को तो समझ में ही नहीं आया कि प्रांस के कहने का मतलब क्या है। उसकी आंखों में नमी तैर गई। क्या प्रांस पंखुड़ी का व्रत खुलवाएगा या पंखुड़ी यूं ही सारी रात भूखी रह जाएगी? आखिर सृष्टि का प्लान क्या था? क्या प्रांस ने भी पंखुड़ी के लिए व्रत रखा है? ये पंखुड़ी जान पाएगी? कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा
उम्मीद कर रही हूँ कहानी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी प्यारी प्यारी और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए और कहानी को एंजॉय करके अपने प्यारे प्यारे कमेंट देते रहिए।